दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, आए दिन हम देखते हैं कि 498 ए की जो एफआईआर है वो किस तरह से दर्ज करवाई जाती है। मामला कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई होती है, या फिर पत्नी का ईगो होता है, या फिर उसकी जो परिवार वाले होते हैं पत्नी के, वो उसको बड़ा चढ़ा के जो है उसको प्रोवोक करते हैं। और वो क्या करती है कि उन बातों में आकर, या फिर किसी के बहकावे में आकर, या अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने ससुराल वालों के खिलाफ जो है 498 की झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है। और आप आज देखें अगर रिकॉर्ड, तो जितनी भी एफआईआर आज के समय में पर डे दर्ज होती है उसमें 70 या 80% एफआईआर झूठी होती है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर महिला झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है, ऐसा नहीं है। जिन महिलाओं के साथ में दहेज से रिलेटेड ऐसी कोई क्रूएल्टी होती है, या दहेज की मांग को लेकर अगर वो अपने ससुराल में परेशान है, तो हमारी टीम हर वक्त उनके लिए तैयार है। हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं दोस्तों, कोई भी महिला वो हमें फ़ोन करके जो है निःशुल्क सलाह ले सकती है। और अगर वो अपना केस भी लड़वाना चाहती है, तो वो भी हम निःशुल्क जो है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन महिलाओं की, जो इस जो है अधिकार को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, और अपने जो है ससुराल वालों के खिलाफ पता नहीं किन-किन आधारों के ऊपर जो है 498 की झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है। और कई बार तो दोस्तों इतना भी देखा गया है कि जो ससुर होता है उसके खिलाफ रेप की एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है 498 के साथ में। तो बताइए, जब एक ससुर के खिलाफ आपने जो है रेप की एफआईआर दर्ज करवा दी है, रेप की धारा आपने ऐड करवा दी है, तो फिर उसके बाद में क्या आपका उस घर में कुछ वजूद बचेगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी वजूद नहीं बचेगा। अगर आपने इस तरह के झूठे लांछन अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगाए हैं, तो ये बात तो तय है कि आप उस घर में अब दोबारा जाने लायक नहीं हैं। क्योंकि ठीक है, मान लिया आपका दिमाग खराब हो गया, प्राइमा फेसिया आपको जो है सडन प्रोवोक ऐसा हुआ कि आपको लगा कि बस एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, और आपने एफआईआर दर्ज करवा दी बिना सोचे-समझे। अब उन एलिगेशन तक तो ठीक है कि मेरे साथ में दहेज के लिए मारपीट की जाती है, तंग परेशान किया जाता है, मुझे ताने-बाने दिए जाते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब आप अपने देवर और ससुर के खिलाफ में जब 354 यानी छेड़छाड़, या फिर 376 यानी रेप की जब एलिगेशन आप लगाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए दोबारा उस घर में जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर सच में ऐसा होता है, तो ज़रूर आप अपनी एफआईआर में इस तरह की बातें को मेंशन कीजिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, इस तरह की बातें लिखने से मेरी एफआईआर स्ट्रांग हो जाएगी और मैं इन सबको जो है नाक रगड़वा दूँगी, तो याद रखिए, नाक तो रगड़े या न रगड़े, लेकिन आपका उस घर में जाना अब पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह का एक मामला मैं आपको समझाता हूँ, मैं बताता हूँ इस तरह का मामला, उसके बाद में मैं ये बताऊँगा कि जब इस तरह के फ़ॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जाते हैं, तो उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। देखिए, एक महिला ने अपने पति के खिलाफ में 498 ए, 406 और 323 और आईपीसी 34 यानी सबको साथ में लेते हुए ससुर के खिलाफ 376 का मामला दर्ज करवाया। और ये भी एलिगेशन लगाया कि मेरे को जो है मेरे साथ में मारपीट वगैरह होती है, दहेज के लिए मुझे तंग परेशान किया जाता है। अब यहाँ पे जब एफआईआर दर्ज होती है, तो जब मीडिएशन की बात आती है, जब पुलिस थाने में मीडिएशन कराया जाता है, तो वहाँ पे पति और उसके माँ-बाप तो पहुँच ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पत्नी का जो है अनुपस्थिति रहती है, पत्नी जो है मीडिएशन के टाइम पे पहुँचती नहीं है। उसके बाद पति के द्वारा क्या किया जाता है कि एक तलाक की एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है। तलाक की एप्लीकेशन वहाँ से इस आधार पे लगाई जाती है कि मेरी पत्नी मुझे तंग और परेशान करती है। पति ने यही एक ग्राउंड लिया, इस ग्राउंड के आधार पे उसने अपने पत्नी के खिलाफ में 498 की जहाँ पे पत्नी दर्ज करवाती है, और यहाँ पे पति तलाक की एप्लीकेशन लगाता है। अब जब ये मामला वहाँ से जो है शुरू होकर हाई कोर्ट में जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट में पति का जो वकील साहब हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मामले को खेलते हुए, इस मामले में अपनी प्लीडिंग करते हुए, उन्होंने सिर्फ़ एक-एक बात पे ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के द्वारा मुझे तंग और परेशान किया जाता है। छोटी-छोटी बातों पे लड़-झगड़ के ये अपने पीएर चली जाती है, वहाँ से मुझे धमकी देती है कि मैं आपके खिलाफ में झूठे एफआईआर दर्ज करवा दूँगी, रेप के मामला दर्ज करवा दूँगी। तो इस तरह की एफआईआर ये मेरे खिलाफ दर्ज करवाने की साजिश इसने पहले ही रच रखी थी, ये पहले से मुझे धमकियाँ दे रही थी। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पत्नी के द्वारा जो वही एलिगेशन दोहराए जाते हैं, लेकिन इसमें पति के जो वकील हैं, उन्होंने इस बात पे बिल्कुल भी ज़ोर नहीं दिया कि हमने 498 ए की जो है एफआईआर द जो हमारे खिलाफ दर्ज है वो झूठी है, हमने ऐसा कोई आरोप हमारे खिलाफ अभी तक साबित नहीं हुआ है, या हमने ऐसा कोई एलिगेशन हमारे खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, या हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस बात पे उसका बिल्कुल भी ज़ोर नहीं था। उनका ज़ोर था दूसरी बात पे, जहाँ पे वो
पत्नी के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं कि हमको जो है इस महिला ने पूरी तरीके से तंग परेशान कर रखा है, हमको इस महिला ने टॉर्चर कर रखा है। उस वकील साहब की पूरी जो बहस थी वो इसी बात पे थी कि इस महिला ने जो है जानबूझ के हमें तंग और परेशान करने के लिए इस तरह के एलिगेशन, फ़ॉल्स एलिगेशन लगाए हैं और इसी के आधार पे हम जो है तलाक के इसके खिलाफ में एप्लीकेशन लगाई है। तो पति का जो पूरा ज़ोर इस बात पे था कि मेरी पत्नी के द्वारा मुझे टॉर्चर किया जाता है, तंग परेशान किया जाता है और इसी बात को देखते हुए ये बात पति साबित कर देता है कि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं 498 ए, 406, 323 और 376 वो बिल्कुल निराधार हैं। और जो तलाक की एप्लीकेशन पति के द्वारा लगाई गई है, जिसमें ग्राउंड उन्होंने एक ही लिया था क्रूएल्टी। पत्नी की क्रूएल्टी के आधार पे पति ने जो तलाक की एप्लीकेशन है वो लगाई थी कोर्ट में और इस आधार पे पत्नी की जो एप्लीकेशन थी, पत्नी की जो 498 की जो एफआईआर थी उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया और उन दोनों के बीच में तलाक की डिक्री भी पारित की गई। दोस्तों जब इस तरह से अगर आप स्मार्टली इन सब चीज़ों को खेलते हैं, स्मार्टली चलते हैं अपने केसेज़ में तो 101% जीत आपकी होती है। अब स्मार्टली कैसे चलेंगे? दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पर कि आप इसको स्मार्टली कैसे खेल सकते हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी ने 498 की एफआईआर दर्ज करवा दी या अभी एफआईआर दर्ज कराने के लिए काउंसलिंग सबसे पहले आपकी की जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि काउंसलिंग में जाना है। काउंसलिंग में आप डिनाई मत कीजिए। जब भी पुलिस वाले का फ़ोन आए, पुलिस वाले का फ़ोन आता है आपके पास कि आप पुलिस थाने आइए, तो बेझिझक होकर पुलिस थाने जाइए। वहाँ पर जो काउंसलिंग होगी उसमें भी आप हिस्सा लीजिए। अगर वहाँ पर पत्नी आती है तो ठीक, नहीं आती है तो आप इस आधार पे 498 ए को क्वैश करवाने के लिए भी जा सकते हैं और आप अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। उस तलाक की एप्लीकेशन लगाने से पहले दोस्तों आप जो है आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको सेक्शन 9 लगाना है। सेक्शन 9 इसलिए होता है ताकि अपनी पत्नी को वापस अपने घर बुलाए जा सके दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए। तो अगर वहाँ पे पत्नी का रिप्लाई ये आता है कि नहीं मुझे तो वापस आना ही नहीं है तुम्हारे घर पे, तो या तो वो आएगी या फिर डिनाई करेगी। अब डिनाई जब करती है तो वो चीज़ आपके लिए आगे मेंटेनेंस में भी काम आएगी और जब आप 498 की एफआईआर को क्वैश कराने जाएँगे तो वहाँ पर भी आपके लिए ये चीज़ काम आएगी कि देखिए सर मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ, मैं उसको अपने घर में रखना चाहता हूँ, लेकिन वो जानबूझ के सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे तंग परेशान करने के लिए मेरा घर छोड़ के बैठी है और वो आना ही नहीं चाहती है, वो घर परिवार में रहना ही नहीं चाहती है। ना वो हमारा जो है जो बसा-बसाया घर है उसको आगे चलाना चाहती है। वो तो बस अपनी ज़िद पे अड़े हुए बैठी है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको कोर्ट के सामने ये भी साबित करनी पड़ेगी कि पत्नी के द्वारा आपके साथ में क्रूरल्टी की जा रही है लगातार। अब क्रूरल्टी को आप साबित कैसे करेंगे? अब या तो आपके पास में कोई ऐसी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जिसमें कि वो इस तरह की बातें आपको कहते हुए यहाँ पे साफ दिखाई दे कि मैं आपको झूठे मामले में फँसा दूँगी या फिर जो मामला आपको मैंने पहले बताया था उसमें एक चीज़ और ये भी थी कि पति के पास में ऐसी रिकॉर्डिंग थी जिसमें कि पत्नी ये कहती है कि अपने ससुर के बारे में वो गलत-गलत सलत बातें करती है, जिसमें अपने ससुर को वो कुत्ता कहती है और अपनी सास को कुतिया के नाम से संबोधित करती है। तो इस तरह के जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्रूरल्टी में आता है। तो अगर आपकी पत्नी भी आपके खिलाफ में या आपके माता-पिता के खिलाफ में इन सब शब्दों का इस्तेमाल करती है या तो दोस्तों याद रखिए वो क्रूरल्टी की श्रेणी में आएगा। और अगर आप ये बात साबित कर देते हैं तो आपके खिलाफ जो 498 की एफआईआर दर्ज कराई जाती है वो बिल्कुल से एकदम से जो है कैंसल कर दी जाएगी, उसको क्वैश भी किया जा सकता है। और जिस ग्राउंड पे आप क्रूरल्टी लेकर जाते हैं, क्रूरल्टी के ग्राउंड पे आप अगर तलाक की याचिका लेकर जाते हैं अपने पत्नी के खिलाफ में, तो दोस्तों वो 101% स्वीकार की जाएगी और उसको क्रूरल्टी कोर्ट मानेगा और उसके आधार पे जो है पत्नी के खिलाफ जो आप डाइवोर्स की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसको ग्रांट किया जाएगा और आप दोनों को तलाक की डिक्री दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको जो है इस तरह का जो एलिगेशन आपके लगता है 498 का उसको किस तरह से डील करना है। आपको फिर से मैं इन द एंड शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जब 498 की झूठी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज कराई जाती है और आपके खिलाफ में आपके पास में सबूत है कि ये एफआईआर को मैं क्वैश करवा सकता हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले काउंसलिंग में जाइए आप, वहाँ जाने से मना मत कीजिए। क्योंकि काउंसलिंग में आप जाएँगे तो आपकी तरफ से यही मैसेज आएगा कि यस यू आर द राइट पर्सन। आपने कोई इस तरह का एलिगेशन आपके जो ऊपर लगा है, वो बिल्कुल झूठा है। आप काउंसलिंग में जाइए और दौरान इन्वेस्टिगेशन ही आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन अपने पत्नी को वापस बुलाने के लिए लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो जवाब आपके पास में आएगा, या तो आएगी वो या नहीं आएगी। नहीं आएगी तो आपके लिए आगे रास्ते खुलते हैं। उसके आधार पे आप अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरल्टी के आधार पे जो है तलाक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसी क्रूरल्टी के आधार पे झूठे एलिगेशन के आधार पे आप 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में ऐसी ही कानूनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।